सिंगल और प्लास्टिक है। इसकी उपयोग या जो प्रशासनिक और बोर्ड की जो मान्यताएं हैं, जो आदेश है, उससे पहले एक लाइन या दो लाइन में इस पॉलिथीन के ऊपर कुछ मैं कहना चाहूँगा। आज हमारे दैनिक जीवन में हमारे जीवन को सहज और सुगम बनाने के लिए कालांतर में हमने विकल्प के रूप में, चूंकि ये सस्ता था, इकोनॉमिक था, हम विकास कर रहे हुए देश थे, आम जनमानस तक इसकी पहुंच को और बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए हमने पॉलिथीन का इस्तेमाल किया था। लेकिन निश्चित रूप से उस दिन हमारे समाज को, हमारे एक्सपर्ट्स को, प्रशासन को और बोर्ड को इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं था कि ये पॉलिथीन एक दिन सिर्फ देश ही नहीं वरन समस्त पृथ्वी के लिए, समस्त कुटुंब के लिए जहर और मृत्यु का कारण बने। यहाँ पर सभी गणमान्य लोग हैं, काफी कुछ चीजें आप जानते हैं, काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी राष्ट्र में धुंधली मेमोरी के रूप में है, एक स्मरण के रूप में है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं, लेकिन चूंकि इसी क्षेत्र में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें इस कार्य के दरमियान हमारे साथ घटित होती है जिसको हम अनुभव के रूप में अपने साथ हम संकलित करते जाते हैं। और मैं उसी अपने विशुद्ध अनुभव को कुछ शब्दों में और कुछ क्षणों में आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। आज जो पॉलिथीन है, जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम पॉलीएथिलीन है, इसकी मात्रा कुछ ppm तक पानी से लेकर हमारे इस प्राणवायु तक में है। जो हम प्राणवायु, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में, उस हवा में भी आज प्लास्टिक के तमाम कण विद्यमान हैं। जिस जल को हम जीवन के रूप में देखते हैं, हम नारा लगाते हैं कि जल ही जीवन है, उस जल के अंदर भी पॉलिथीन करीबन 4 ppm से ऊपर की मात्रा में आज वैज्ञानिक और प्रमाणित रूप से पानी में है। तो पॉलिथीन क्यों बंद किया जाए, क्यों इसको यूज किया जाए, या इसकी क्या और सारी चीजें हैं, उन चीजों से पहले हम ये महसूस करें और ये हम समझने का प्रयास करें कि पॉलिथीन आज हमारे लिए कितना विषाक्त है, कितना टॉक्सिक है। एक छोटी सी और चीज बताऊंगा। अभी मैं कुछ समय पहले एक कॉन्फ्रेंस में गया था जिसमें प्रोफेसर रिसदास, जो दिल्ली एनवायरमेंट, जो सुनीता नारायण जी की जो संस्था है, उसके काफी सीनियर साइंटिस्ट हैं, पक्षियों के जीवन से लेकर के पशुओं के जीवन तक पर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था। दीपक सिंघल साहब, जो प्रमुख सचिव नगर विकास मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम हुआ था। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस कार्यक्रम में नगर निगम मेरठ के द्वारा कि मैं उस कार्यक्रम को मैं सुनूं और आकर के अपने शहर के लोगों में उस बात की मैं जागरूकता फैलाऊं। तो वहां हमें बताया गया कि ये पॉलिथीन सिर्फ मानव जाति को ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों और मछलियों, जो जलीय जीव हैं, उनके भी प्रजनन पर प्रभाव डाल रही है। इनफर्टिलिटी, जिसको हम नपुंसकता कहते हैं, इसके वजह से हमारे जलीय जीवन पर इतना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन महानुभाव ने यह भी बताया, उनके काफी रिसर्च है, उस रिसर्च को हम यहाँ साझा नहीं कर सकते हैं, उनकी बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन मोटी मोटी बातें हम इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले साझा करेंगे। उन्हें यहाँ तक बताया कि जो पादप जीवन है, वृक्षों का जो जीवन है, वृक्षों के जीवन पर भी, उनके फूल पर, उनके तमाम जो बायोलॉजिकल जो उनका जो लाइफ है, बायोलॉजिकल लाइफ पर पॉलिथीन का साइड इफेक्ट है। तो एक चीज मोटी मोटी तौर पर समझ में आती है कि यदि हम पॉलिथीन को बैन करते हैं या पॉलिथीन का इस्तेमाल अपने जीवन में मिनिमाइज करते हैं, चूंकि हमारे जीवन में इतना समा चुका है कि कई बार हम न चाहते हुए भी, अनजाने में भी हम इसका इस्तेमाल कर जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन वो घटना हमारे साथ घटित हो जाती है, उसका इस्तेमाल हम कर जाते हैं। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से अगर हम समझें कि अगर इसको हम ना कहते हैं, इसको अगर हम किसी तरीके से अपने जीवन को कम भी कर देते हैं, तो हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पर्यावरण को, अपनी संस्कृति को और अपने पृथ्वी को बहुत बड़े रूप में इस पर हम उपकार कर रहे हैं।
इसके संरक्षण में और इसके सृजन में हम भी अपनी एक महती भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद में आऊँगा, जैसा कि सर ने मुझे आदेशित किया है कि किस तरह के पॉलिथीन बैन है, किस तरह के पॉलिथीन को हम रोक सकते हैं, हम अब उस पर बात करना चाहेंगे। मेरे हाथ में ये 7 पेज का एक सरकारी गजट है। जाते जाते इसकी कॉपी मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा। कुछ और भी इससे रिलेटेड शासनादेश और गजट है। चूंकि हम भी आज अभियान में थे, सर का 12 बजे फोन आया कि इस तरह का कार्यक्रम है और मैं उन सारे गजटों की प्रिंट में नहीं कर पाया। अभी आप ही के मार्केट से मैंने व्हाट्सएप पर मंगा करके एक जो मुख्य गजट है इसकी मैं कॉपी में मंगाया हूँ। सबसे पहले जो हमारी डिकट पॉलिथीन है, जिसको हम कैरी बैग कहते हैं, कैरी बैग प्रथम चरण में सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। इसके बाद अगर हम गिफ्ट पैकिंग करते हैं, एक चमकीला पॉलिथीन हम देखते हैं, वो बैंड है। थर्माकोल के जितने भी आइटम है, खासकर से जिनका उपयोग हम खाद्य सामग्री, खाद्य पैकिंग और खाने में करते हैं, चाहे वो चम्मच हो, थर्माकोल या प्लास्टिक का ग्लास हो, टम्बलर हो, प्लेट्स हो, ये सारी वस्तुएं सिर्फ इसलिए ही बैंड नहीं है कि ये प्लास्टिक है, इसलिए भी बैंड है कि अगर इस प्लास्टिक मटेरियल में अगर हम खाना खाते हैं, खासकर से गर्म खाना खाते हैं, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जो अभी तक रिसर्च हुए हैं, उस रिसर्च में बताया गया है कि आजकल इंटेस्टाइनल जो डिजीज है, खासकर से गैस्ट्रिक और अपर गैस्ट्रिक की जो बीमारियां हैं, इसका बहुत हद तक जिम्मेदार ये प्लास्टिक मटेरियल के अंदर गर्म पेय पदार्थ या गर्म खाने को खाने से भी है। और कभी अगर आप अपने फिजिशियन से अगर आप पूछेंगे तो वो इस चीज़ को और विस्तार में बताएंगे कि किस किस तरह की टॉक्सिक मटेरियल इन वस्तुओं में खाना खाने से हमारे बॉडी के अंदर जाती है। तो इन मटेरियल्स को सिर्फ इसीलिए हमें बैन नहीं करना है कि ये पानी को पॉल्यूटेट करते हैं, नाला नाली को चोक करते हैं, बल्कि हमें ये भी समझने का प्रयास करना है कि हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जिसको आहार नाल कहते हैं, मुख से लेकर के गुदा तक की जो बीमारियां हैं, उस बीमारी को भी, जिसे हम आयुर्वेद में वात की बीमारी और पित्त की बीमारी कहते हैं, उस बीमारी को भी ये प्लास्टिक जन्म देती है। इसके बाद मैं बताना क्या चाहूंगा, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। अगर मैं शब्द कहूंगा तो शायद उसमें एक अभिमान दिखता है। मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहूंगा। वो अनुभव ये है कि जितने भी प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जिसको आप, जैसे सपोज मैं समझाने के लिए मैं बात करूं, आप रेबड़ी का आप या क्या नाम है, जो हम गजक बनाते हैं, गजक का व्यवसाय करते हैं, गजक को आप डायरेक्टली खुले में नहीं रख सकते, आपकी मजबूरी है कि उसको पॉलिथीन में रैप करना है। आज की स्थिति में वो पॉलिथीन बैंड है। सराफा वाले लोग हैं, अगर कोई हमारा सराफा व्यापारी भाई है, वो अपने सराफे की ज्वेलरी को अक्सर हम देखते हैं कि वो पॉलिथीन के अंदर रखते हैं, वो पॉलिथीन बैंड है। लेकिन उनके लिए कुछ विकल्प हैं। क्या विकल्प है? विकल्प यह है कि ऐसी खाद्य सामग्री जिसको हम बिना पॉलिथीन के प्रिक्योर या उसका स्टोरेज हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल को हम वर्जिन प्लास्टिक यूज करके उसका ट्रांसपोर्टेशन या उसको हम प्रिक्योर करेंगे। वर्जिन पॉलिथीन क्या है? वर्जिन पॉलिथीन फर्स्ट ग्रेड पॉलिथीन है, जो डायरेक्टली पॉलीएथिलीन का कंपोनेंट है, जो रिसाइकल पॉलिथीन नहीं है, और उसकी जो थिकनेस है 50 mm से एबव है। अब यहाँ कई बार हम लोग भी मार्केट में जाते हैं, पॉलिथीन का अभियान करते हैं, और वहाँ ये सारी बातें डिटेल में नहीं हो पाती हैं। कुछ लोग उसको कुतर्क की भाषा में ये कहते हैं कि साहब इससे ऊपर वाले क्यों है, नीचे वाले क्यों नहीं है, पॉलिथीन तो पॉलिथीन है। देखिए, भारत सरकार ने पॉलिथीन को 2 तरह से बैन किया है, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जो बैन किया है वो आपने देख लिया कि जितने चम्मच है, स्टेपलर है, पैकिंग मटेरियल्स हैं, हमारे जो गिफ्ट पैक मटेरियल्स हैं, ये सारी चीजें डिकट पॉलिथीन है, ये बैन है। और प्रत्यक्ष रूप में कैसे बैन है? हम बात करते हैं सनसिल्क शैम्पू की। सनसिल्क सर एक पाउच में, जिसको संभवतः शायद सैसे कहते हैं, वो 50 ml, 10 ml, 5 ml रत्न भी आ रहा है, शैम्पू और बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। जब हम बाजार में पॉलिथीन को बंद करने के लिए जाते हैं, तो जो हमारे छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी या उस समय काम करते हुए इस शहर में आने जाने वाले लोग रोक करके पूछते हैं कि साहब ये बताओ, इसको तो आपने बैन कर दिया, ये बैन क्यों नहीं है?
ये भी बैंड है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से बैंड है। अब आप जिज्ञासा होगी कि अप्रत्यक्ष रूप से कैसे बैंड है। जितनी भी पैकिंग मटेरियल, जितनी भी कंपनियां हैं, वो कंपनी हिंदुस्तान में 100, 200, 500 हो सकती हैं, उन सारे कंपनियों का भारत सरकार से एमयू साइन है। प्रति वर्ष अगर हम एक उदाहरण के रूप में बात करते हैं सिर्फ सनसिल्क की, सनसिल्क शैम्पू प्रति वर्ष जितने भी सैसे, उसके अंदर का सब मटेरियल नहीं, सैसे का जो वेट है, जो उसके पैकिंग मटेरियल का वेट है, जितना पैकिंग मटेरियल वो उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस पर उनको प्रति किलो भारत सरकार को एक टैक्स देना होता है। उस टैक्स के माध्यम से उस पॉलिथीन को साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि यार सनसिल्क ने भारत सरकार को पैसा दे दिया, क्या वो भारत सरकार को डायरेक्ट पैसा दे रही है? क्या भारत सरकार उसको डायरेक्ट डिस्पोज ऑफ कर रही है? ये सिस्टम क्या है? लगभग कई प्रदेशों में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको भारत सरकार और जो पीसीबी है एक्टिवेट कर रखी है। इनकी जिम्मेदारी है कि उन कंपनियों से इन प्लास्टिक मटेरियल्स को रिकवर करके उसका सर्टिफिकेट डिस्पोज ऑफ करें, या फिर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के माध्यम से, जैसे आप मेरठ में देख रहे हैं कि हम लोहिया नगर और गावड़ी में हम कूड़े को सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो हम कूड़े को सेग्रीगेट कर रहे हैं, यहाँ से मुख्यतः हम 3 कंपोनेंट निकालते हैं, आरडीएफ, दूसरा है सर इनर्ट, और तीसरा जो डस्ट निकलता है जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। तो जो आरडीएफ निकलता है वो आरडीएफ जनरली वही चीज है जो कंपनियों की पैकिंग मटेरियल है। देखिए, प्लास्टिक तो आपने बनाया नहीं है, प्लास्टिक जो समाज में है वो थ्रू कंपनी है, वो कोई भी कंपनी हो सकती है, पार्ले हो सकती है, क्रैकजेट हो सकता है। तो उनने जो प्लास्टिक बनाया वो प्लास्टिक आपके वेस्ट के माध्यम से आपके घरों में आया, और घरों से कूड़े के माध्यम से म्युनिसिपालिटी को चला गया। म्युनिसिपालिटी ने क्या किया? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए सारे शहरों को बाध्य किया है कि आप कूड़े का साइंटिफिक निस्तारण करेंगे। साइंटिफिक निस्तारण करेंगे तो कूड़ा सेग्रीगेट हो गया, और वो आरडीएफ या जो प्लास्टिक मटेरियल वो बाहर निकल गया, और उसको जो भी संबंधित संस्थाएं हैं जो इन प्लास्टिक मटेरियल्स का, जिसको हम आरडीएफ कहते हैं, साइंटिफिक डिस्पोजल करती हैं, उनके माध्यम से उसको हम डिस्पोज ऑफ करा रहे हैं। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जैसे हमारा माल जा रहा है दिल्ली IFL एक्सपो, तो वो कंपनियां मेरठ के अंदर जितना भी प्रोडक्शन है, मेरठ के जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके अनुपात में मेरठ शहर के तरफ से डायरेक्टली उस कंपनी को भेजते हैं। हमारे द्वारा रिपोर्ट जाता है, और मैं एक आंकड़े में बताना चाहूँ तो अभी तक हमने 28 लाख से ऊपर का आरडीएफ हमने बेचा है। आपके शहर में जो पॉलिथीन वेस्ट है 50 पैसे प्रति केजी के हिसाब से हम बेच रहे हैं, मतलब 250 रुपए टन। हर्ष हो रहा है सर ये भी मुझे बताते हुए, पॉलिथीन के साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा कि हम ये भी साझा करें कि नगर निगम मेरठ क्या कर रहा है इस क्षेत्र में, और अभी तक आपने क्या किया है। निश्चित रूप से नगर निगम मेरठ ने कुछ किया है, उसके बाद हमने अपने व्यापारी भाइयों को याद किया है कि थोड़ा सा आप भी आगे आए। 250 रुपए प्रति टन के हिसाब से हम आरडीएफ को बेच रहे हैं, यानी आपके प्लास्टिक वेस्ट को बेच रहे हैं जो मार्केट से घरों से निकल रहा है, और 28 लाख से ऊपर की धनराशि इन कंपनियों को बेच करके इस वित्तीय वर्ष में हमने कमाया, और इससे अधिक पैसा जो दिल्ली में कंपनी है ILF उसको भी मिला है इन कंपनियों से। आप देखिए कूड़े में कितना पैसा है, हमने जिसको टेंडर किया वो तो हमें पैसा दे ही रही है, उसका काफी हद तक कूड़ा हमारे माध्यम से उन कंपनियों को पहुंच रही है जो उसको डिस्पोज ऑफ कर रही है। लेकिन वो कंपनियां जो इस कूड़े को डिस्पोज ऑफ करने के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, वो कंपनियां भी डायरेक्टली इन पैकिंग मटेरियल कंपनियों से पैसा ले रही हैं। तो आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी जो सैसे है सैसे पर बैंड नहीं है, सैसे के लिए भी रेवेन्यू दे रहे हैं। सैसे भी जो प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल है वो भी प्लास्टिक से बंद है, लेकिन अभी हमें मुख्यतः बात ये करनी है कि जो हम डिकट पॉलिथीन या अनावश्यक रूप से जो हम पैकिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, आपसे हमें सहयोग ये चाहिए कि उसको किसी तरीके से हम मार्केट में बंद कर दें या मिनिमाइज कर दें, या उसके विकल्प में जो भी चीजें हैं, चाहे वो कपड़े के थैले हों, कुछ पॉलीमर मटेरियल और आ गए हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड
क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स हैं इनकी परसेंटेज उन मटेरियल्स में नहीं है। जिसको हम जलाएंगे या सड़ाएंगे तो पानी को कंपेरेटिवली कम पॉल्यूटेड करेंगे, एनवायरनमेंट को यानी हवा को कम पॉल्यूटेड करेंगे। उससे जो हमारा पीपीएम है, अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारी AQI है, एयर इंडेक्स क्वालिटी है, लगभग 200 से 400 के बीच में है। किसी शहर में 200 है, किसी में 300 है, किसी में 400 है। तो अभी तक का सर जो सर्वे है या अभी तक का जो रिसर्च है उसमें सिर्फ ये पॉल्यूशन पराली से ही नहीं है, ये पॉल्यूशन सिर्फ व्हीकल के ही धुएं से नहीं है, बल्कि इस पॉल्यूशन में जो इस तरह के जितने भी मटेरियल्स हैं जो हम यूज करते हैं और जाने में कहीं जल जाता है, कहीं इसको हम पानी में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हर चीज की सर एक उम्र होती है। आप में से काफी लोग इस चीज को जानते होंगे, जो कार्बन डेटिंग से किसी भी चीज की उम्र पता करते हैं। पृथ्वी पर जो भी चीज पैदा हुई है उसका अपना कुछ ना कुछ उम्र है, 5 साल है या 50,000 वर्ष। अगर जिसकी सर 50,000 वर्ष उम्र है, वो हमारे वायुमंडल में, वो हमारे जीव मंडल में या हमारे ब्रह्मांड में 50,000 साल तक एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जिसकी कम है वो हम समय में डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो प्लास्टिक की जो मिनिमम सर जो उम्र है वो मिनिमम उम्र 20,000 साल है। 20,000 साल से मैं सर बताना चाहूंगा कि 50,000 साल तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश के जो प्रबुद्ध वैज्ञानिक हैं जिन लोगों ने इस पर रिसर्च किया है, ये उनकी वाणी है। मैं सिर्फ उसकी सर पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, आपके सामने उसको मैं दोहरा रहा हूँ। तो एक ऐसी वस्तु जिसकी मिनिमम उम्र 20,000 से 50,000 साल के बीच में है, अगर उसको हम यूज करते हैं तो आप सोचिए प्रत्येक दिन हम इस चीज को डिपॉजिट कर रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं कि अगर हमने 2011 में 50 लाख टन हमने पॉलिथीन जनरेट करके हमने सोसाइटी में फेंक दिया, 2012 में अगर हमने ज्यादा यूज नहीं किया, अगर हमने 50 लाख भी किया, तो हमारे पास सब 50 लाख और 50 लाख है? तो इतनी पॉलिथीन हमारे पास एट ए टाइम सर क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई। अब ये कब डिग्रेड होगी? कम से कम 20,000 25,000 साल बाद। आप सर एक कल्पना कीजिए, तब तक तो हमारी पीढ़ियां न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी। संभवतः लोग बताते हैं कि जो द्वापर युग था, कृष्ण की जो कथा है वो शायद 6,000 साल से लेकर के 10,000 साल पुरानी है, 5,000 साल। अब आप सब बताइए कि 5,000 साल और ये तो 20,000 साल है, न जाने कितने बार हमारी ये जो सृष्टि की जो साइकिल है चल जाएगी। उसके बावजूद भी ये पॉलिथीन हमारे समष्टि में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे समाज में किसी न किसी रूप में उपस्थित रहेगी। इसलिए अपनी बात जारी न कहते हुए, समय की बहुत शॉर्टेज है, लेकिन अपनी बात को प्रभावी रूप से, वैज्ञानिक रूप से, और हम मैक्सिमम लोग यहाँ सनातनी बैठे हुए हैं, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, उस सनातन भाषा में भी इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा माँ पृथ्वी के लिए, माँ गंगा के लिए, इस वायुमंडल के लिए, इस पूरे व्योम के लिए एक हम पाप का काम कर रहे हैं, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, हम आप सब सम्मिलित हैं। ये एक महायज्ञ है। इस महायज्ञ में हम जिस रूप में अपने शहर को, अपने देश को, अपने ब्रह्मांड को सहेजने में अपने योगदान अगर दे सकते हैं, तो शायद मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है जो मेरी समझ है। मैं आप सब में बड़ी कम उम्र का मैं बौद्ध हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं अपनी बात कहाँ तक सच कह रहा हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक मन की बात कहते हैं, उसी तरीके से मैं अपने इन बड़े भाइयों के बीच अपनी एक मन की बात कह रहा हूँ, जो मेरे गुरुओं ने मुझे पढ़ाया है। नौकरी में आने के बाद, प्रशासनिक सेवाओं में आने के बाद जो मैंने देखा, समझा, भिन्न भिन्न रिपोर्टों का हमने अध्ययन किया, इन रिपोर्टों के आधार पर मैं बात कह रहा हूँ। ये कोई भी बात, कोई भी शब्द मेरे द्वारा लिखित रचित नहीं है, ये वो बात है जिसको मैंने सुना है, साइंटिफिकली उसको देखा है, पढ़ा है, उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम का संचालन आगे किया जाए, और फिर से एक छोटे भाई के तौर पर मैं अपील करता हूँ, मार्मिक अपील करता हूँ, धार्मिक अपील करता हूँ, सामाजिक अपील करता हूँ, और राष्ट्रभक्ति के साथ भी अपील करता हूँ कि इस पॉलिथीन को सिर्फ और सिर्फ नगर निगम मेरठ के लिए नहीं,
ये जो आज आह्वान है नगर निगम मेरठ के लिए आह्वान नहीं है, ये आह्वान पूरे समष्टि के लिए है, विश्व के लिए है। आप सभी हम सभी मिलकर के इस प्लास्टिक को रोकें। और भी कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर आप चाहिए तो डायरेक्टली आप मेरा नंबर ले सकते हैं। मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो समय समय पर कोर्ट के द्वारा, एनजीटी कोर्ट के द्वारा, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट हुए हैं, मैं आपको उपलब्ध कराने की अपने स्तर से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।